और ये जो हर हार के बाद हताशा दिखाई देती है साहब, एक खेमे में, एक पार्टी में, कोई ना कोई बहाना, कोई उपचार है क्या इसका? सब हताशा का तो बहुत उपचार है, बहाने का कोई उपचार नहीं। अब देखें, जब हताश व्यक्ति को तो आप हिम्मत दे सकते हैं, वो फिर से खड़ा हो सकता है, परंतु जिसने बहाना बना लिया, फिर उसके पास आप क्या करेंगे? अगर वो लगातार यही कहता रहे कि मुझे तो नाचना बहुत अच्छा आता है, आंगन ही टेढ़ा है, तो फिर आप उसका क्या करेंगे? अगर राहुल गांधी और विपक्ष बजाय चुनाव आयोग को ब्लेम करने के कभी आप ईवीएम को ब्लेम करते हैं, कभी किसी चीज को। आज मैं देख रहा था बिहार में जो इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, वो जगनंदा सिंह, जगदन क्या नाम है उनका? हाँ, तो जगदानंद कह रहे थे कि जगदान पहले से जगदानंद ही सिंह कह 25,000 नहीं नहीं 25,000 सुनो, वोट पहले से ही। कह रहे हैं कि हर ईवीएम में पहले से 25,000 वोट फीड किए गए थे। तो मैं याद दिला दूं कि एक ईवीएम में 2,000 से ज्यादा वोट आते ही नहीं। अब आप बिल्कुल। बताइए, इतना बेसिर पैर के आरोप आप लगाएंगे, तो फिर इसका क्या है? मतलब मैंने कहा ना, हताशा का इलाज तो है, बहाने का कोई इलाज नहीं है। सोते हुए को जगाया जा सकता है, जागते हुए को कैसे जगाएंगे? और अगर राजनीति की समझ नहीं है, तो ये जो मोदी को उखाड़ फेंकने की एक जिद और एक वहम पाल करके ये कभी-कभी राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं कैमरों पर, वैसे तो नहीं। पर अगर राजनीति की आपको समझ ही नहीं है और आपका मुकाबला नरेंद्र मोदी जैसी और अमित शाह जैसी सुलझी हुई लीडरशिप के साथ है, तो फिर ये बकैती क्यों? आप बार-बार पिट रहे हो। नहीं भाई, देखें, मैं इसमें थोड़ा सा मेरा अलग मत है ओंकार से। मेरा अपना मानना है कि 100 चुनाव हार कर भी राहुल गांधी की जो लाइफ स्टाइल है, दुनिया में किसी भी राजा महाराजा से बेहतर है। प्राइवेट प्लेन से चलते हैं, साल में 65 बार विदेश जाते हैं, जेड सिक्योरिटी लेके चलते हैं, जहां पे जाते हैं 1,000-2,000 आदमी खड़े हो जाते हैं उनको देखने के लिए। मीडिया उनके ऊपर फंस करता रहता है, उनके मुंह से निकली हुई एक एक बात हमारे देशी से लेकर विदेशी मीडिया तक हेडलाइन बन जाती है। और ये सब 100 चुनाव हारने के बाद, तो आप सोच कर देखें, ये तो राजयोग है साहब। मतलब करना धरना कुछ नहीं, जिम्मेदारी कुछ नहीं। चुनाव के बीच में आप बाहर चले, या काउंटिंग के दिन आप मस्कट चले जाते हैं, यात्रा के बाद आप साउथ अमेरिका चले जाते हैं, वार्ता हो रही है, आप साउथ अमेरिका में पड़े हुए हैं। चुनाव के बाद इधर यहाँ वोट काउंटिंग हो रही है, आप मस्कट घूम रहे हैं, आपकी बहन जी भी विदेश घूम रही हैं, प्राइवेट प्लेन से चल रहे हैं, बड़े बड़े बंगले मिले हुए हैं, 35-35 गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं, जेड सिक्योरिटी मिली हुई है। पूरी दुनिया में जहां जाते हैं, राहुल गांधी आ गए, राहुल गांधी आ गए, 1,000-2,000 आदमी हर जगह इकट्ठा हो जाते हैं। और इतना बड़ा आर्थिक अंपायर बना लिया, हजारों करोड़ का, उसके अलग मालिक हैं, और उसको अलग अलग फाउंडेशंस के नाम कर दिया, कोई नेहरू फाउंडेशन, कोई इंदिरा फाउंडेशन, और ट्रस्टों के हवाले कर दिया। तो और इस मजेदार बात यह है कि मोदी का क्या है, 365 दिन 11 साल में एक छुट्टी नहीं लिया। इन्होंने तो साल में 65 विदेश का विजिट करते हैं, अपनी ही सिक्योरिटी को धोखा देकर जाते हैं, सिक्योरिटी साथ नहीं ले जाते हैं। जब मन आता है सिक्योरिटी को लेकर हंगामा कर देते हैं कि मेरी सिक्योरिटी कम है, और जब मन आता है सिक्योरिटी को ही गच्चा देके सोनिया गांधी निकल जाती हैं, प्रियंका गांधी निकल जाती हैं, दिल्ली में सिक्योरिटी को गच्चा देते हैं। तो भाई, इससे बड़ा राजयोग क्या होगा ओंकार सर, कि काम कुछ नहीं, अय्याशी पूरी। मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा सा ये अजीब बात है, लेकिन आप बताएं ना, मतलब हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई काम करना होता है। राहुल गांधी अगर किसी से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब राहुल का मूड है बात करने का। नहीं मूड होगा तो उनसे कोई, तेजस्वी यादव दिल्ली गए, फोन करते रहे, उन्होंने नहीं उठाया फोन, जाए हो, तो मतलब द मैन इज आंसरेबल टू नो वन, वो किसी को जवाबदेह नहीं है, उनकी कोई जीवन शैली नहीं है। तो बढ़िया अपना एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे बंगले में रहते हैं, और दुनिया की सैर करते हैं, प्राइवेट जेट से चलते हैं,
जिम्मेदारी कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है। किसी जमाने में संसद में इनकी अटेंडेंस हुआ करती थी 5%, आज भी जब तक खुद ना बोलना हो संसद में जाते नहीं है। तो वो एक कौन सी बचपन में एक कविता पढ़ी थी मैंने कि वो हरी डाल पे बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। बढ़िया एकदम दुनिया चल रही है और कोई काम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। मैंने तो जीवन में आज तक किसी का इतना ऐसा राजयोग देखा ही नहीं साहब। लेकिन ये कहा जाता है ना कि राजनीति जो है वो एक सीरियस मैटर है, इनसे ज्यादा नॉन सीरियस तो मैंने देखा नहीं अभी तक। तो सीरियस क्यों हो ओंकार सर? हम जिम्मेदारी क्यों उठाएं? हम सीरियस क्यों हो? अगर हमको जोकर बन के ही जीवन के सारे आनंद प्राप्त हैं, किसी चीज में कोई कमी नहीं, हजारों करोड़ों का एम्पायर भी बना हुआ है, तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं सीरियस हो जाऊंगा? अरे भाई क्यों हो जाऊंगा सीरियस? मुझको अगर बिना कुछ किए सब कुछ प्राप्त है, ऐसी तो इंद्र की पदवी भी नहीं होगी भाई। इंद्र की भी अपनी जिम्मेदारियां होती थी, इनकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। 3 लोग हैं, तीनों अलग अलग बंगलों में रहते हैं, सरकारी खर्चे पे, बड़े बड़े कई कई एकड़ों के बंगले में। तीनों के साथ 35-35 गाड़ियों का कारवां चलता है। तीनों जहां जाते हैं 5 स्टार 7 स्टार फैसिलिटीज में जाते हैं, प्राइवेट प्लेन से चलते हैं, पूरी सिक्योरिटी होती है, हर जगह भीड़ होती है, स्वागत होती है। तीनों के मुंह से निकली हुई एक भी बात विदेशी मीडिया वेद वाक्य की तरह प्रचारित करते हैं। तीनों के पास बहुत ताकत है और तीनों के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप मुझे बता दें, चले ओंकार सर, आप मुझसे वरिष्ठ हैं और मैं आपको अपना गुरु कहता हूं, आप मुझे बताएं इससे बड़ा राजयोग क्या होगा? लेकिन जो चाहते हैं वो तो नहीं मिल रहा ना। वो क्या तो चाहते हैं भाई, क्या चाहते हैं? हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी अभी भी उनके कब्जे में है, उनकी एक प्रॉपर्टी आप छीन नहीं पाए। भाई अगर ये प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, इनकी मम्मी अगर उनको प्रधानमंत्री बनना होता ओंकार सर, तो 10 साल मनमोहन सिंह को हटा के कभी भी बन सकते थे ना। मनमोहन सिंह तो उनके पिट्ठू थे, मनमोहन सिंह तो कठपुतली थे, उन्हें प्रधानमंत्री बन के फंसना नहीं है ना। आप समझें कि अगर आप प्रधानमंत्री होंगे तो क्या आप रातों रात ऐसे गायब होके अजरबैजान चले जाएंगे, मस्कट चले जाएंगे, काबुल चले जाएंगे, मलेशिया चले जाएंगे, साउथ अमेरिका चले जाएंगे, कोलंबो चले जाएंगे? क्या ये संभव है? नहीं संभव है। और 10 साल जब इन्होंने अपनी कठपुतली के जरिए शासन किया, अगर कोई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा सचमुच किसी में थी तो सोनिया गांधी में थी, तो वो भाई हो नहीं पाई पूरी। तो उन्होंने जब वो भी देखिए, जब प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरा प्रयास करने के बाद वो नहीं बन पाई, तो उन्होंने अपने त्याग की मूर्ति के रूप में पेश कर दिया। आज भी अगर वो लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी से, लड़ते प्रतीत हो रहे हैं, तो इसके 2 कारण हैं कि इस देश में बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसे लोगों की है जो नरेंद्र मोदी को और भारत की तरक्की को रोकना चाहती है। जब उनको लगता है राहुल गांधी लड़ रहे हैं तो राहुल के पीछे खड़े हो जाते हैं। और दूसरी बात, आज भी जिस तरह के कुकर्म करके खुलेआम दंदनाते हुए घूम रहे हैं, सिर्फ इसलिए घूम रहे हैं ना क्योंकि इनके पीछे एक लंबा चौड़ा समाज है, वरना जेल चले गए होते। तो आज भी जो उनकी मुझसे कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि राहुल गांधी की राजनीति अपने को जेल से बाहर रखने और अपनी पारिवारिक एक्यूमुलेटेड संपत्ति को बचाने के लिए ज्यादा नहीं। और क्या ये मान लिया जाए कि अब गठबंधन राजनीति देश की नियति बन गई है? मुझको तो लगता है कि भाई गठबंधन राजनीति जो देश की नियति लग रही थी, उसको मोदी के आने के बाद पूरी तरह टूटी है। 2024 इकलौता मौका है जब उन्हें गठबंधन करना पड़ा, वरना 2 बार से स्पष्ट बहुमत में थे। 2 बार से इस देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसमें आप स्पष्ट बहुमत से हैं, मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत से हैं, राजस्थान में स्पष्ट बहुमत से हैं, जहां पे हैं आप स्पष्ट बहुमत से हैं, ज्यादातर जगह पे छत्तीसगढ़ में आप स्पष्ट बहुमत से हैं, उड़ीसा में आप स्पष्ट बहुमत से हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि बिहार में आपने इतनी सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ा कि आप स्पष्ट बहुमत से होते। वहां पे भी आपका 90% से ऊपर स्ट्राइक रेट है साहब, 90%। तो ऐसा नहीं है, गठबंधन की राजनीति आज सिर्फ इसलिए मजबूरी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर बहुमत का ख्वाब नहीं देख सकती। बाकी तो भाजपा ने इस मिथ को लगातार तोड़ा है, केंद्र में भी और राज्यों में भी।
विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से? विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया तो कि भाई कांग्रेस कहीं बहुमत प्राप्त करने की पोजीशन में नहीं है। अभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी बात कही बिहार की जीत पे। उन्होंने कहा हमको आज जितने विधायक मिले हैं एनडीए को उतनी सीटें कुल पिछले 6 चुनाव में कांग्रेस को कुल मिलाकर नहीं मिली। तो आप देखें ना कि वो बहुमत से 1984 के बाद कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से आधा भी नहीं पहुंच पा रही है। आप देखें तो ये एक दिक्कत वाली बात है ना। आप 3 चुनाव में आप 3 डिजिट में नहीं आ पाए, 3 चुनाव में आप डबल डिजिट में सिमट के रह गए। तो आप कहते रहिए बहुमत की बात, आप एक गठबंधन बनाते रहिए, उसका नाम ही इंडिया रखते रहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुमत ये जो एक लंबे समय से आप देखें कि 1984 के बाद सारी सरकारें लंगड़ी बनी, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी ने इस मिथ को तोड़ा, 2019 में रिपीट किया और 2024 में जरूर उनको बाहरी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ी। लेकिन यदि जो हालात हैं ऐसे चलते रहे तो 2029 में फिर इनको स्पष्ट बहुमत में आने से कोई रोकने वाला दिखाई नहीं देता। और यहां से यानी बिहार भी जीत लेने के बाद आगे की राजनीति, आगे का लक्ष्य क्या आप देख रहे हैं? ममता बनर्जी वैसे तो बड़ी कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार की इनकी जीत के बाद तो दिन का चैन और रातों की नींद उनकी भी हराम हो चुकी है। मैं तो साहब लगातार कह रहा हूं कि बिहार का चुनाव एक बड़ा वाटरशेड मोमेंट है इंडियन पॉलिटी में, बहुत ही रिमार्केबल मोमेंट है, क्योंकि इसके बाद ना सिर्फ बंगाल, उत्तर प्रदेश, सारे यहाँ तमिलनाडु, केरल तक पे। अच्छा, दूसरी बात ये कि एसआईआर के माध्यम से राजनीति का शुद्धिकरण भी हो रहा है। अब ये बात बड़ी उभर के आ रही कि साहब इस देश में करोड़ों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग फर्जी वोट डाल रहे थे, जो मर गए वो डाल रहे थे, जो ट्रांसफर हो गए वो डाल रहे थे, पलायन हो गए वो डाल रहे थे, जिनके जो घुसपैठिए हैं वो डाल रहे थे, जिनके नाम नहीं थे वो डाल रहे थे। तो सबसे बड़ी बात कि एसआईआर के माध्यम से राजनीति का शुद्धिकरण हो रहा है। ठीक है यार, लोगों की अपनी अपनी राजनीतिक कंपल्शन हो सकते हैं, परंतु एक भी व्यक्ति जो लोकतंत्र में जरा सा भी यकीन रखता हो, मुझे लगता है कि उसे इस बात के लिए प्रसन्न होना चाहिए कि राजनीति से फर्जी वोटिंग का सिलसिला समाप्त हो रहा है।